मोहन भागवत जी आरएसएस के प्रमुख हैं और उन्होंने कहा कि आज़ादी राम मंदिर निर्माण के बाद हमें मिला। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। मोहन भागवत जी और उसके संगठन के लोग संविधान के बारे में समय समय पर बयान देते रहे, उससे स्पष्ट हो जाता है कि वो संविधान को नहीं मानते, संविधान को बदल देना चाहते हैं। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ, लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। मुख्य रूप से जो बात आदरणीय खेड़ा जी ने कही है, वहीं से इसकी शुरुआत। मोहन भागवत जी आरएसएस के प्रमुख हैं और उन्होंने कहा कि आज़ादी राम मंदिर निर्माण के बाद हमें मिला। दरअसल ये वाक्य उनका ये स्पष्ट करता है कि वो संविधान को नहीं मानते। इसका दूसरा अर्थ ये भी हुआ कि आज़ादी के लड़ाई में हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने लाखों की संख्या में जो लड़ाई लड़ी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कल हमारे नेता राहुल जी ने प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यदि यही बात दुनिया के किसी और देश में कही गई होती तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका होता और उसे गिरफ्तार कर लिया गया होता, लेकिन दुर्भाग्य कि ऐसा नहीं हुआ। और मोहन भागवत जी और उसके संगठन के लोग संविधान के बारे में समय समय पर बयान देते रहे, उससे स्पष्ट हो जाता है कि वो संविधान को नहीं मानते, संविधान को बदल देना चाहते हैं। उनके सांसदों तक ने कहा कि हम संविधान बदलेंगे। तो ये इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि मोहन भागवत जी संविधान को नहीं मानते। वो तिरंगा को भी अंगीकार, उनको 52 साल लगे तिरंगा को अंगीकृत करने में। आरएसएस का इतिहास जिस प्रकार से आप सब जानते हैं कि जब लाखों भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, ते उनके साथ भागीदार के रूप में काम कर रहे थे अंग्रेजों के साथ। ये हिटलर और मुसोलिनी के विचारों के मानने वाले लोग हैं, उस रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। ये असहमति को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको विरोधियों के तहत कुचल देना चाहते हैं, दबा देना चाहते हैं, इस विचारधारा के लोग हैं। आदरणीय साथियों, केंद्र में भाजपा की सरकार है, बहुत सारे राज्यों में भी है। दरअसल ये सरकार आरएसएस की सरकार है, क्योंकि संविधान में तो न्याय की बात है, समानता की बात है, लोकतंत्र की रक्षा करने की बात है, और आरएसएस इन विचारों को मानती नहीं है। और वही काम लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो लगातार कर रही है। इनका पक्षपाती एजेंडा से देश क्या दुनिया भली भांति परिचित हो चुकी है। और लगातार अभी जिस प्रकार से राहुल जी ने जो बयान दिया, उसके भाषण को तोड़ मड़ोड़ के लोग, चाहे जेपी नड्डा जी हों चाहे और कोई हो, वो इसकी व्याख्या गलत ढंग से कर रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य का अर्थ उसके संस्थानों के रूप में परिभाषित की गई है। अब जितने भी जो न्याय, समानता और लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी इन संस्थाओं की है, उसको ये लोग कब्जा कर लिए हैं।
आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से निर्वाचन आयोग की भूमिका रही है, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकसभा सत्ता में होते हुए लोकसभा नहीं चलने दे रहे हैं, किस प्रकार से ईडी, आईटी, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। और इसीलिए तो राहुल जी ने कहा कि लड़ाई हमको इन संगठनों से भी है। स्टेट का मतलब ही यही है कि उनके जो अनुच्छेद 12 में जो परिभाषित किया गया है उससे स्पष्ट है कि इन संस्थानों में ही उनकी शक्तियां हैं और उन शक्तियों को या तो काबिज कर लिए हैं या उन्हें डरा धमका के अपने अनुरूप फैसला करा रहे हैं। तो इसलिए जो हमारी लड़ाई है केवल आरएसएस या बीजेपी से नहीं, बल्कि जो इस संगठन को कब्जा कर लिए हैं, जो हमें न्याय दिलाती है, जो हिंदुस्तान की जनता को न्याय दिलाती है, उस पर कब्जा कर लिए हैं, उनके खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। और इसको लगातार ये लोग दूसरे ढंग से परिभाषित करने के, दूसरे ढंग से व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो निंदनीय है। कम से कम आरएसएस और बीजेपी के लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेताओं को देशभक्ति की पाठ ना पढ़ाएं, हमें ना सिखाएं कि देशभक्ति क्या है। वो तो हमने देख लिया कि आजादी की लड़ाई में आपकी भूमिका क्या रही है, कि देश के आजादी के दीवानों के साथ आप थे या फिर अंग्रेजों के साथ थे, ये पूरा देश ने देखा है। आज लगातार इन संगठनों के माध्यम से कब्जा करके सामाजिक संरचना और आर्थिक नींव को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस सरकार कर रही है। तो आदरणीय साथियों, मैं यही स्पष्ट करना चाहूंगा कि राहुल जी का जो दृष्टिकोण है लोकतांत्रिक है, समावेशी है और न्यायपूर्ण। ये जो मूल सिद्धांत है इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इन सिद्धांतों के खिलाफ जो भी सामने होगा या जो भी रोड अटकाएगा उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल जी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब आपके तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित। फ्रीडम की जो फाइट है उसको लड़ा है, ठीक है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज होना चाहिए था, तो कांग्रेस प्रैक्टिकल क्यों नहीं कदम उठाती है कि खुद ही वो एफआईआर दर्ज करे। जो वक्तव्य आया है आरएसएस के चीफ का जो है, तो आप खुद क्यों नहीं ये करते हो? क्योंकि आप लोग कह रहे हो कि हमने जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, वी लेड द फाइट, और उसी को जो है नकारा जा रहा है। देखिए, आज़ादी की लड़ाई सबने मिल के लड़ी, उसमें आरएसएस शामिल नहीं था। केवल कांग्रेस पार्टी ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, मैंने वो कहा। दूसरी बात यह है कि एफआईआर करने के बाद कौन एफआईआर करेगा? क्या मोहन भागवत के खिलाफ एफआईआर करने की दिल्ली पुलिस की ताकत है? इतना सहज मानते हैं आप? एफआईआर कराने जाने वाले को क्या थाने देवढ़ी तक चढ़ने का भी अवसर मिलेगा? और कोई सवाल? राहुल गांधी जी बोले कि वो कहीं और होते तो उन पर मुकदमा दर्ज होता। पर अगर हम लोग देखें कि जिस तरह से जब भी आरएसएस या मोहन भागवत पर प्रतिक्रिया कांग्रेस देती है, जो आपके बाकी घटक दल हैं उनकी अलग राय होती है इस पे। अभी हाल ही में शरद पवार साहब ने आरएसएस की भूरी भूरी प्रशंसा की। आप लोग एक ही अलायंस में हैं और इस तरह से जो बाकी घटक दलों में मतभेद है उसको लेके क्या कांग्रेस अपनी विचारधारा पर चलेगी, भले ही अलायंस का कोई ना कोई मतभेद हो इस पे? देखिए, स्पष्ट कर दूं मैं कि कांग्रेस अपने सिद्धांतों पे समझौता कभी नहीं करेगी। दूसरी बात यह है कि जब आप लड़ाई लड़ते हैं तो सब सहयोगियों के साथ लेते हैं और उसमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है। जहाँ तक शरद पवार जी की जो बात है
जो मैंने सुना उसमें उन्होंने उसे संगठन क्षमता की बात की, उसकी पूरी प्रशंसा नहीं की। एक पक्ष के बारे में उन्होंने जो बात कह दी तो इसका मतलब नहीं कि सब कुछ उन्होंने कह दिया। हालांकि मुझे उसके बयान की सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, शरद पवार जी खुद सक्षम है। लेकिन जो मोहन भागवत जी ने कहा कि आज़ादी, असली आज़ादी तो राम मंदिर निर्माण के बाद मिला है, तो ये स्पष्ट है कि जो लाखों लाख भारतीयों ने, हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसका ये अपमान है। पवन जी सामने दो सवाल हैं। एक तो ये कि जो आपने कल बयान दिया था मोहन भागवत जी को लेकर के, आपने कहा था ये बीमार आदमी है, उस पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का ही कोई नेता मोहन भागवत जी की इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस में नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, प्रणब मुखर्जी जैसे बुजुर्गों का अपमान किया जाता है। बुजुर्ग है मोहन भागवत, और सोनिया गांधी, राहुल गांधी से यही शिक्षा मिली है पवन खेड़ा को। लाल कृष्ण आडवाणी जी आईसीयू में थे और पूरी भाजपा देखने सारंगी जी को जा रही थी। ये सम्मान दिया इन्होंने आडवाणी जी को। ये बताएंगे हमें बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है। मुरली मनोहर जोशी जी को सिर्फ जन्मदिन के दिन याद करते हैं, वे घर बैठा के रखा हुआ है सबको इन्होंने। वो आडवाणी जी तो अब सोचते हैं कि काश मेरे नाम में वी नहीं होता तो मैं अडानी होता, तो शायद ज्यादा सम्मान मिल जाता। वो एक वी ने उनका पूरा क्या बताया आपको। इसलिए इनको कहिए कि ना केवल मोहन भागवत जी खुद बीमार व्यक्ति हैं, बीमार मानसिकता से ग्रस्त हैं, पूरा का पूरा संघ बीमार संगठन है। ये मुखबिरों का गैंग है और इनका इलाज ये देश करना जानता है। इनका इलाज ये देश पहले भी कर चुका है, आगे भी करेगा। सर एक और सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी का काम सिर्फ लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डालना है, ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया ईडी की कार्रवाई। तो जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरे स्टेट पे इन्होंने कब्जा किया है, तो क्या गलत कह रहे हैं? अभी आपने बघेल साहब से बोला कि एफआईआर क्यों नहीं कराते, बघेल साहब ने बिल्कुल बढ़िया जवाब दिया और एक उदाहरण बघेल साहब ने दिया कि अगर आप एफआईआर तक नहीं करा सकते उस व्यक्ति के, मोहन भागवत के खिलाफ, तो बताइए स्टेट पे इनका कब्जा है या नहीं है? ईडी स्टेट का एक अंग है और उस अंग पर ना केवल ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, यूनिवर्सिटीज में अब वाइस चांसलर्स कैसे बनेंगे, आपने ड्राफ्ट रूल्स देखे होंगे। उन सब पर, तमाम संस्थाओं पर ऐसा कब्जा है कि भूपेश बघेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, इतना वरिष्ठ नेता है, वो खुद आपके सामने कह रहा है कि मैं भी एफआईआर नहीं करा सकता मोहन भागवत के खिलाफ। तो राहुल गांधी ने क्या गलत कहा कि स्टेट पे इन्होंने कब्जा कर दिया और इसी से हमारी लड़ाई है, क्या गलत है? आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ईडी के लिए कहा, हम उसका स्वागत करते हैं। हम जो इस मंच पर बैठे हैं, हमारे साथ बैठे हैं, ये भुक्तभोगी हैं, इनके कई सहयोगी भुक्तभोगी हैं। कैसे ईडी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के का एड्रेस जानती है, वो प्रफुल्ल पटेल का एड्रेस भूल जाती है, वो तमाम हेमंता बिस्वा शर्मा का एड्रेस भूल जाती है, अजीत पवार का एड्रेस भूल जाती है। हम एड्रेस भेजने को तैयार हैं इन सब का, क्या ईडी जाएगी? मेरा सवाल इधर है, आपसे मेरा सवाल है, मोहन भागवत के बारे में आपने जो बात अभी कही है, मोहन भागवत संघ के प्रमुख हैं, वो जानते हैं कि बयान के मायने आखिर क्या हैं। उन्होंने अयोध्या टेम्पल की जो बात कही, उसके पीछे आप क्या उनकी मंशा रही होगी? क्या वो किसी बहुसंख्यक समाज को लुभाने की कोशिश कर रहे थे? आपको क्या लगता है? दूसरा सवाल आपसे एक और है कि आपके ही प्रदेश में जो है कवासी लखमा के ऊपर कार्रवाई ईडी ने की है, उनको गिरफ्तार लेकर केस में किया है, इस पर क्या आप सोचते हैं, क्या कहें? पहली बात तो मोहन भागवत जी के बारे में जो सवाल आपने पूछा है उससे स्पष्ट है कि वो देश की आज़ादी की लड़ाई को मानते ही नहीं। वो अंग्रेजों की पिट्ठू संगठन के प्रमुख हैं जो आज भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये वर्तमान पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं कि आज़ादी अभी मिली। और दूसरी बात है जो संविधान, आज़ादी 1947 में मिला, 1950 में संविधान बना, इन दोनों चीज़ को वो नकार रहे हैं। इसका मतलब ये है कि देश के इस संविधान के तहत चाहे वो महिला हो, चाहे मजदूर हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे श्रमिक हों, चाहे वो किसान हो, जो इसके तहत जिनको अधिकार मिला हुआ है उस संविधान को ये नहीं मानते, ये स्पष्ट है। दूसरी बात, जो कवासी लखमा
के बारे में 2021-22 की घटना है। ईडी ने कार्रवाई की और 3 साल हो गए, 21-22 करें तो 25 लग गया, 3 साल बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। अभी 16 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक के विधानसभा सत्र था। अपने ही विधानसभा क्षेत्र के प्रश्न उन्होंने कवासी लखमा ने पूछ लिया, तारांकित प्रश्न था और उसमें उन्होंने पूछा और उसके उत्तर में लिखित उत्तर है, मंत्री जी ने स्वीकार किया कि आचार संहिता के समय, पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित था, आचार संहिता लगा हुआ था 14-15 मई की बात, बजट में है ही नहीं, किसी विभाग से स्वीकृति नहीं, टेंडर नहीं और पुल निर्माण शुरू हो गया। और टेंडर तब खुला जिस दिन प्रश्न था। तो भ्रष्टाचार को उजागर उन्होंने किया कि बिना टेंडर के, बिना स्वीकृति के आचार संहिता के समय वो पुल बन रहा था, एक नहीं 2-2 पुल। इस मामले को कवासी लखमा ने प्रमुखता से उठाया। सरकार दोषी अधिकारियों, ठेकेदारों पे खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय 8 दिन के भीतर में ईडी कवासी लखमा उसके परिवार के लोगों के यहां छापे डाले। छापे में 1 रुपया भी नहीं मिला कवासी लखमा के यहां, 1 रुपया भी, कोई कागजात भी नहीं मिला। वैसे भी वो अनपढ़ हैं, उनके यहां कोई कागजात भी नहीं मिला। और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो विष्णु देसाई की सुशासन वाली सरकार, उसके भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर किया। और बात यहीं तक नहीं रुकी। आप देखेंगे कुछ दिन बाद एक पत्रकार मुकेश चंद्रकार केवल उस सड़क के मामले में, उस सुकमा जिला या बीजापुर जिला में ऐसे सड़क जो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्वीकृत है, एलडब्ल्यू क्षेत्र में जो फेज 1 फेज 2 में जो स्वीकृत किए, उस सड़क की स्वीकृति, और उस सड़क की स्वीकृति में यह है कि 50 करोड़ के जो सड़क है उसकी लागत बढ़ के 142 करोड़ हो गया। सड़क बनी नहीं, 90% भुगतान हो गया। उसके मुंह हमेशा के लिए बंद करा दिया गया। प्राणों से हाथ धोना पड़ा मुकेश चंद्राकर को। तो ये बस्तर के 2 जिले की घटना कि आप यदि भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे तो आपको या तो ईडी पकड़ लेगी या आपको मौत के नींद सुला दिया जाएगा। ये स्थिति है वहां। सर इधर, सर इधर। जी सर, एक तो आज एक मुंबई में बड़ी घटना जो हुई है, जाने माने अभिनेता सैफ अली खान पर हमला हुआ है, हालांकि अभी जांच जारी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और साथ में दिल्ली में बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा हैं, वो नामांकन के लिए आज गए, तो उनके नामांकन रैली में कटेंगे तो बटेंगे वाले जो पोस्टर हैं वो नजर आए। तो इन दोनों चीजों पर आपका जवाब। पहली बात यह है कि मुंबई जैसे शहर में अब कोई सुरक्षित नहीं रहा। 11वें मंजिल में जाके रात को 2:30 बजे उसके घर कंपार्टमेंट में जाके उस पर हमला कर दे, इसका मतलब है कि मुंबई अब आम लोगों के लिए सुरक्षित नहीं रहा। अभिनेता जो है वो सुरक्षित नहीं, तो दूसरे लोग कहाँ सुरक्षित रहेंगे? तो ये डबल इंजन की सरकार में अब कोई सुरक्षित नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, वहां अभिनेता सुरक्षित नहीं है। बाबा सिद्दीकी की भी गोली मार दी गई। दूसरा, जो कटेंगे बटेंगे, तो ये इनका शुरू से ही रवैया यही रहा है कि समाज को बांटो और अपने हित में वोट लो, सेवा करके नहीं। सेवा इनके कहीं इनके परिभाषा में नहीं आता, सेवा शब्दकोश में नहीं है। ये लोगों की सेवा करके जीवन ऊपर उठा के ये वोट नहीं मांग सकते। प्रेम भाईचारा है ही नहीं, घृणा, नफरत, हिंसा इसके शब्दकोश में है, और वही उन्होंने जिसका आपने नाम लिया वो कर रहे हैं।